हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज की क्लास में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं आज की क्लास में जो 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। हालांकि उसमें राजस्थान जीके के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो झील रहेगा। एक दो सवाल बांध के लिए गए हैं। एक उत्कृष्टता केंद्र पर सवाल पर चर्चा आपसे करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हुए आज अपन राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान के कुछ टॉप क्वेश्चन, ज़्यादातर जो झीलों के और एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन बनेंगे उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा झील। बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है। हमको ये बताना है कि उदयपुर की कौन सी झील है जिसमें बाबा का मगरा द्वीप स्थित है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बाबा का मगरा द्वीप पूछा जाता है। तो ये जो बाबा का मगरा है ना, ये आपके जयसमंद झील में स्थित है। यहाँ इसका एक उत्तर तो ये याद रखेंगे कि हमारा सबसे ज़्यादा जयसमंद हो गया। जयसमंद झील को दूसरा नाम होता है ढेबर झील। आपने इससे पहले को पढ़ा होगा जयसमंद झील को किस नाम से जानते हैं। तो इस झील को एक नाम होता है ढेबर झील। ढेबर झील, जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। तो उदयपुर में राजा जयसिंह ने इस झील का निर्माण कराया था। तो एक तो ये बात कथन याद रखेंगे, जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। और गोमती नदी के जल को इकट्ठा करके इसका निर्माण कराया था। तो नदी पूछता है तो गोमती नदी, राजा का नाम पूछता है तो जयसिंह, और इसका पुराना नाम या वर्तमान में इसको नए नाम से जानते हैं तो इसका नाम होता है ढेबर झील। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ढेबर। इस झील में ये बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। तो राजस्थान में ताजे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। इस झील में 7 टापू हैं। उन 7 टापुओं में जो सबसे बड़ा टापू है ना, वो होता है बाबा का भांगड़ा। 7 टापुओं में सबसे जो बड़ा टापू है वो होता है बाबा का भांगड़ा। और बाबा के भांगड़ा यानी जो सबसे बड़ा, उसी का नाम रखा गया है यहाँ पर मगरा द्वीप। तो बाबा का मगरा द्वीप है ना, वो आपके बाबा का भांगड़ा है। और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम होता है प्यारी। तो सबसे छोटा टापू का नाम आपको प्यारी इस प्रकार याद रखना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने पूछा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की कौन सी झील में है। तो ये जयसमंद झील में होता है। जयसमंद झील को ही दोस्तों ढेबर झील कहते हैं। जयसमंद झील का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था, जो गोमती नदी के जल इसमें गिरता है या गोमती नदी के जल को इकट्ठा करते हैं। इस झील में 7 टापू हैं। 7 टापू में सबसे जो बड़ा टापू है वो बाबा का भांगड़ा होता है, और सबसे छोटा टापू है उसका नाम प्यारी है। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अभी जिस झील की बात कर रहे हैं तो ये मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो जयसमंद झील इसका उत्तर हो गया। तो जयसमंद झील। तीसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई काम में ली जाती है। यानी कि दिए गए ऑप्शनों के आधार पर जब अपन बात करेंगे तो जयसमंद झील और राजसमंद झील दोनों से सिंचाई कार्य किए जाते हैं। जो आपकी ये ढेबर झील है या जयसमंद झील है, इससे सिंचाई कार्य किया जाता है। मान लो कि आपकी ढेबर झील है, इससे एक नहर दाई नहर, एक नहर बाई नहर, इस प्रकार से 2 नहर निकाली गई है। एक नहर का नाम है श्यामपुरा। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, श्यामपुरा नहर। एक नहर का नाम श्यामपुरा और एक नहर का नाम है भाट नहर। तो श्यामपुरा और भाट नहर जो आपके जयसमंद झील की 2 दाई और बाई नहर के नाम से जानी जाती है। इस जयसमंद झील को या ढेबर झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसे ही एक नाम और जानते हैं, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, जलचरों की बस्ती। तो याद रहे दोस्तों, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि इसको एक शब्द से अपन जब देखते हैं तो ये आपकी जलचरों की बस्ती भी कहलाती है। तो इसका उत्तर हो गया जयसमंद और राजसमंद। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास महल बनवाए थे। देखो ये 2 महल है पिछोला झील में, एक का नाम है जग मंदिर, एक का नाम है जग विलास। जो आपके जग मंदिर है ना, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो पिछोला झील में राणा लाखा के समय एक बंजारे के द्वारा बनाया गया निर्माण कार्य पिछोला झील है। तो जग मंदिर है ना, ये तो बनाया था जगत सिंह प्रथम ने। और यहाँ पूछा है आपके जग विलास, तो जग विलास का निर्माण कराए थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने।
तो जग मंदिर तो बनाए थे जगत सिंह प्रथम ने और जग विलास बनाए थे जगत सिंह द्वितीय ने। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन 3। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है? यहाँ ये पूछा गया नहीं है। तो देखो, भारत सरकार के द्वारा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ये चला था भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल और 2016 को। 1 अप्रैल 2016 से प्रोग्राम चल रहा है। इसमें राजस्थान और भारत सरकार के बीच में 60:40 की साझेदारी से चल रहा है, यानी कि 60% पैसा भारत सरकार का और 40% पैसा यहाँ राजस्थान सरकार का इसमें लगता है। इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान की 6 जिले शामिल की गई हैं। 6 जिलों में से आपसे ये पूछा गया है कि कौन से शामिल नहीं है। तो ध्यान रहे, फतेह सागर शामिल है, निक्की झील शामिल है, आना सागर झील शामिल है, राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद झील। इसके अलावा फतेह सागर है, पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है, मानसागर है, नक्की झील है। तो देखो, फतेह 3 झील दे रखी हैं, आना सागर, फतेह सागर, नक्की झील। इसके बाद एक झील बच गई जिसका नाम है आपके मानसागर, ये इसमें शामिल है। इसके बाद झील एक बच गई आपके पुष्कर। पुष्कर झील इसमें नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम में शामिल है। तो एक आपकी ये पुष्कर बच गई। इसके बाद एक झील बचती है आपकी पिछोला। तो पिछोला झील भी इस झील संरक्षण प्रोग्राम में शामिल है। इस प्रकार राजस्थान की कुल 6 जिले इसमें शामिल हैं और राजसमंद जिले इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन 4। तो ये था ये प्रश्न की। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? नौचौकी की जो बांध है वो आपके राजसमंद झील पर स्थित है। राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अब जो झील है ना, उसके जैसे मान लो ये आपकी झील है, इसका उत्तरी जो भाग है, उत्तरी जो किनारा है, ये नौचौकी कहलाता है। ये 25 शिलालेखों द्वारा निर्मित है। इस संगमरमर के 25 शिलालेख लगे हुए हैं। तो जो संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, जैसे ये एक खंड हो गया, इसके बाद ये आपका दूसरा खंड हो गया। ऐसे जो झील के चारों तरफ जो कुंड है वहाँ इस प्रकार शिलालेख बने हैं। इन शिलालेखों पर इनकी संख्या है आपके 25। इन पर मेवाड़ राज्य का इतिहास रणछोड़ दास भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ राज्य का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखने वाले हैं, तो वो हैं रणछोड़ दास भट्ट। तो ये भी आप रणछोड़ दास भट्ट आ जाए या रणछोड़ दास तेलंग आ जाए, एक ही बात है। रणछोड़ दास भट्ट या रणछोड़ दास तेलंग ने ये मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा है, जिसमें कप्पा रावल से लेकर के महाराजा राज सिंह तक के शासन का वर्णन किया है। और इसको जिस नाम से जानते हैं वो है राज प्रशस्ति। तो राज प्रशस्ति के नाम से वो आपकी यशोगाथा गाई जाती है या जानी जाती है। तो इसका उत्तर याद रहेगा राजसमंद। कौन सी झील 500 से अधिक मंदिरों और 52 घाटों के लिए प्रसिद्ध है या 52 घाटों से घिरी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके पुष्कर झील। दोस्तों, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई अजमेर में जो आपकी पुष्कर घाटी है वहाँ पर ये झील का निर्माण किया गया है। तो पुष्कर झील होता है। तो पुष्कर झील को हम कई नामों से जानते हैं। पुष्कर झील को 5वां तीर्थ भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखेंगे, पुष्कर झील के बारे में ये जानकारी पूछी जाती है कि राजस्थान का 5वां तीर्थ कौन सा है, तो आपका पुष्कर झील है। या कोकर्ण तीर्थ के नाम से जानते हैं तो भी आपका उत्तर रहेगा पुष्कर झील है। और इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। पुष्कर झील को अपन तीर्थराज पुष्कर के नाम से भी जानते हैं और ये तीर्थों का मामा कहलाता है। तो ये इसके कई सारे नाम हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर याद रखें पुष्कर झील। पुष्कर का झील जो है वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का उत्तर से दक्षिण तक आपके क्रम सही बताना है। यानी कि राजस्थान का जो मानचित्र है उस राजस्थान के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण तक झीलों का क्रम बताना है कि दी गई झीलों में किस प्रकार से राजस्थान में ये झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, यानी कि इस प्रकार ये झीलों का क्रम बताना है। तो देखो, मांडल ताल भीलवाड़ा में होती है, ये आपका फौज सागर, फिर गैप सागर, फतेह सागर। तो सबसे नीचे जो गैप सागर डूंगरपुर में होती है, फिर गैप सागर, ये उत्तर गलत इस प्रकार हो गया। फौज सागर, मंडल ताल, फिर गैप सागर। इसका राइट आंसर होगा फौज सागर, फिर मंडल ताल, फिर फतेह सागर, फिर गैप सागर। तो देखो, यहाँ पर आपके जैसे अजमेर में हो गई आपकी फौज सागर, भीलवाड़ा में हो गई आपकी मंडल ताल, फिर थोड़ा और नीचे उदयपुर में हो गया आपकी फतेह सागर, और गैप सागर हो गया आपकी डूंगरपुर में। तो उत्तर से दक्षिण तक क्रम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो ये ध्यान रखेंगे साहब।
निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। देखो यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम दिशा में, इस प्रकार पूछा है। तो आप उनको जो राजस्थान का मानचित्र दे रखा है, या आप राजस्थान के मानचित्र जब बनाएंगे तो इस प्रकार जो पूर्व से पश्चिम तक का आप राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे तो वहाँ ये ध्यान रखने कि आपसे दी गई झीलों की जानकारी पूर्व से पश्चिम के आधार पर ही पूछी जाएगी। तो पूर्व से पश्चिम के आधार पर आप इस प्रकार झीलों के सही आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो साहब, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम के हिसाब से। देखो यहाँ पर ये है। अब दिए गए ऑप्शन में जैसे सबसे पहले आप सिलीसेड देखते हैं तो सिलीसेड अलवर में होती है, ये आपकी सिलीसेड झील हो गई। फिर कायलाना झील, कायलाना झील आपके यहाँ पर जोधपुर में होती है, तो जोधपुर में हो गई साहब। फिर गढ़सीसर आपके जैसलमेर में होती है, सही है। लेकिन फॉयसागर फिर वापस अजमेर, इसका मतलब ये क्रम यहाँ पर टूट गया है। फॉयसागर फिर से देखो ये फॉयसागर यहाँ फिर वापस इसका मतलब ये भी क्रम टूट गया है। गढ़सीसर आपके पश्चिम में जैसलमेर में होती है, जबकि यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम, तो ये उत्तर इस प्रकार। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4 सिलीसेड झील। तो ये आपकी हो गई सिलीसेड झील। फिर फॉयसागर झील, ये आपकी हो गई फॉयसागर झील। कायलाना झील आपकी यहाँ पर अजमेर में, ये आपकी फॉयसागर झील, कायलाना झील और ये आपकी गढ़सीसर झील। इस प्रकार पूर्व से पश्चिम तक आपका ये उत्तर हो गया। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपसे झीलों का उत्तर दक्षिण क्रम पूछा जा सकता है, पूर्व पश्चिम क्रम पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये कई बार आ चुका है, इसका क्रम पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती? यहाँ पर पूछा है कि सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती है। ध्यान रहे, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, मेंथा है आदि सभी जो नदियाँ हैं ये अपना जल सांबर झील में गिराती हैं। लेकिन एक नदी ऐसी भी है जो अपना जल सांबर झील में नहीं गिराती, उसका नाम है आपके मानसी झील। जैसे मान लो ये आपके सांबर झील है, तो इसमें खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, मेंथा है, ये सभी झील इसमें अपना अपना जल गिराती है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा लवणीयता की मात्रा, यानी सबसे ज़्यादा लवण कौन सी झील भाग या कौन सी नदी द्वारा बहकर आता है, तो सर्वाधिक जो इसमें लवण है, सर्वाधिक खारापन इसमें आपके ये मेंथा नदी गिराती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है सांबर झील के बारे में। बंदबारेठा और मोती झील कहाँ स्थित है? तो बंदबारेठा ये आपके भरतपुर में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बंदबारेठा और मोती झील आपके भरतपुर में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में है, ध्यान रहे हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है सांबर झील। वैसे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है, लेकिन जहाँ नमक उत्पादन नहीं होता है। तो याद रहे सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो राजस्थान में स्थित है वो आपके सांबर झील है। सांबर झील राजस्थान का सबसे गहरा बिंदु है। क्या पूछ रहा हूँ मैं? सांबर झील राजस्थान का सबसे गहरा जो बिंदु है पूरे राजस्थान का, वो आपका सांबर झील ही है। तो सांबर झील राजस्थान का सबसे गहरा बिंदु। सांबर झील को रामसर साइट में भी शामिल किया हुआ है। राजस्थान से 2 रामसर साइट हैं। इस 2 रामसर साइटों में केवलादेव घनपक्षी विहार और ये आपके सांबर झील, तो दोनों रामसर साइट में शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपका ऑप्शन 3 सांबर झील। तो ये ध्यान रखना है साहब। कौन सा कथन सत्य है? यानी कि सांबर राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी, अभी हम पढ़ ही रहे थे कि सांबर राजस्थान सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। तो ये दोनों ही कथन सही है, ए और आर यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। इसके मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध का निर्माण आपके वर्ष 1999 में पूर्ण हुआ और अजमेर के चौहान शासक बीसल देव ने इस बांध का निर्माण कराया था। ध्यान समझ रहे हैं, अजमेर के जो चौहान शासक थे बीसल देव, जिसको आप विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं, उन्होंने बनास नदी पर इस बांध का निर्माण कराया था। तो ये आप ध्यान समझें। तो ये चौहान शासक उस समय थे ना, इसका बांध का निर्माण पुनः चालू करा था। तो सरकार ने इस बांध को दोबारा से बनवाया और उस बांध का पूर्ण निर्माण का कार्य हुआ 1999 में, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप कई बार ध्यान रखें। इस पर बांध का निर्माण कार्य करने के बाद यहाँ पर पेयजल परियोजना संचालित है और बीसलपुर बांध जो परियोजना है ये राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, जिससे जयपुर को, अजमेर को और टोंक 3 जिलों को, जिसको आप जाट जिले कहते हैं, यहाँ पीने के पानी की उपलब्धता कराई जाती है। तो जाट जिलों में पीने के पानी उपलब्ध कराते हैं जयपुर, अजमेर और टोंक। जाट जिलों में पीने के पानी उपलब्ध कराने वाली झील का नाम है आपके बीसलपुर बांध परियोजना। राजस्थान में किस नदी पर बीसलपुर बांध है? अभी बताया था कि आपके बनास नदी पर टोंक जिले में आपका बीसलपुर बांध बनाया गया है।
तो राजस्थान में ये आपका बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम में बताइए। उत्तर से दक्षिण तक देखो यहाँ पूछिए दोस्तों शाखाएं, हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएं हैं और 7 लिफ्ट नहरें। शाखा कितनी है? 9। लिफ्ट नहर कितनी है? 7। तो ऐसे कई बार सवाल आता रहता है। अब इसमें आपको दिए गए ऑप्शनों के आधार पर हमको बताना है उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम बताना है। तो देखो अनूपगढ़ और पुंगलगढ़ ये बीकानेर में चारणवल शाखा, ये पे बिरसलपुर, अच्छा ये बीकानेर पुंगलगढ़ चारणवल शाखा, अच्छा ये भी नहीं देखो अनूपगढ़, इसके बाद आपका पुंगलगढ़, अनूपगढ़ पुंगल, फिर बिरसलपुर और चारणवाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। कोलैत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कई बार ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर है ना, ये 7 लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, इनमें पुराने नाम क्या है, नया नाम क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो कोलैत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? ध्यान रहे, एक आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसकी ट्रिक क्या है कि आप पूरे के पूरे इसमें देखते हैं तो इसका एक वो बनेगा बीकालून, ये हो गया बीकालून नोहर कोला, बीकालून नोहर कोला, गजफल पोक बांगड़ की, गज फल पोक, अब देखो और एक होता है बांगड़ की, बीकानूर नोरकोला गजफल पोक बांगड़ की, ये बांगड़ सर। तो अब इसका अपन ने देखा कंवर सेन कुंभा की करनी, कंवर सेन, इसका जो आएगा वो आपका कंवर सेन आता है। कंवर सेन कुंभा यानी चौधरी कुंभाराम बारूपाल बनेगा। कंवर सेन कुंभा की करनी, डॉक्टर करनी सिंह करनी। और पन्ना गुरु जयवीर की, पन्ना गुरु जयवीर की। अब सुनो, बीकानेर लूणकरण से लिफ्ट नहर है, उसका नया नाम हो गया, जैसे अभी मैं ये बता देता हूँ, बीकानेर लूणकरण से लिफ्ट नहर का नया नाम हो गया कंवर सेन लिफ्ट नहर। इधर नौर साहिबा का लिफ्ट नाम हो गया कुंभाराम बारूपाल। कोलैत लिफ्ट नहर का नाम हो गया करनी सिंह। तो यहाँ पर ये पूछा गया कोलैत लिफ्ट नहर का नाम, तो डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर इसका, कोलैत लिफ्ट नहर का नाम ऑप्शन नंबर 3 सही है। गजनेर लिफ्ट नहर है, इसका नया नाम हो गया आपका पन्नालाल बारूपाल। तो गजनेर लिफ्ट नहर का नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल, तो ये पन्नालाल बारूपाल है। इधर फलोदी लिफ्ट नहर, इसका नाम है गुरु जाम्बेश्वर। और पोखरण लिफ्ट नहर इसका जयनारायण व्यास। और बांगड़सर लिफ्ट नहर का वीर तेजाजी। इस प्रकार आपके इंदिरा गांधी नहर पर 7 लिफ्ट नहरें हैं। 7 लिफ्ट नहरों में कई बार आपसे नए नाम या पुराने नाम को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे, इस प्रकार से यदि कोई सवाल आता है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल कर सकते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में धान प्रमुख यानी धान के प्रमुख जलवायु खंड कौन सा है? तो हमको ये बताना है भाई, राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है उसमें धान के प्रमुख जलवायु खंड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी कि चावल या धान के प्रमुख क्षेत्र में आर्द्र। यह राजस्थान का सबसे छोटा, यह राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। हमारे पूरे राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिनमें जो सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है वो आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अब जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत हाड़ौती क्षेत्र आता है। तो हाड़ौती के जिले ये आपके रहे साहब, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस प्रकार इसका प्रश्न जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र के जिले माने जाते हैं, जो आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी में भाग में आते हैं साहब। अगला प्रश्न देखिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगद फसलें यानी कि व्यापारिक फसलों के रूप में बताया गया है। तो जो व्यापारिक फसलें नगद फसलें हैं उनकी बातें, तो यहाँ कपास है, गन्ना है, रतनचोत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 1। तो व्यापारिक फसलों के रूप में इनको बात बताया गया, तो यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर हो गया आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती? हमको ये बताना है राजस्थान में ऐसी कौन सी फसल है
जो आपके जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती। हमारे यहाँ सबसे पहले जब आप देखते हैं तो जैसे ही मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो जून जुलाई में आप खरीफ की फसल बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसल को काट लेते हैं या खरीफ की पैदावार करते हैं। खरीफ की फसल की पैदावार होने के बाद हम रबी की फसल बोते हैं, तो अक्टूबर नवंबर माह में रबी की फसल बोते हैं और मार्च अप्रैल माह में काट ली जाती है। इसके बाद हम तीसरी जो फसल है वो आप जायद की फसल बोते हैं और जायद की फसल में आप गर्मियों में जो आपकी कम समय की जो ग्रीष्मकालीन फसल होती है उसकी पैदावार करते हैं, तो उसमें आपके सोयाबीन की पैदावार नहीं होती है, यानी कि साग सब्जियां, ककड़ी, खीरे और फल फूल इत्यादि की पैदावार होती है, लेकिन उसमें सोयाबीन की पैदावार नहीं होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये हो गई साहब आपके जायद की फसल के बारे में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बीकानेर जिले में। बीकानेर में एक जगह का नाम है बीछवाल, तो बीछवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ये आपका हो गया बीकानेर जिला। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित है? तो राजस्थान में जो अनार का उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ एक्सलेंट जो अनार का बना रखा है, वो आपका डिंडोल बस्ती यानी जयपुर में है। तो ये आपका ध्यान रखें कि इस प्रकार के प्रश्न भी आप करा रहे हैं। मैंने इसमें 3-4 सवाल ऐसे लिए हैं जो आपके उत्कृष्टता केंद्रों से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, मिलान संबंधी प्रश्न पूछे गए, तो 3-4 जो उत्कृष्टता केंद्र है उनके बारे में इस आपकी क्लास में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में और क्या क्या है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो देखो ये उस समय प्रश्न पूछा था ना, उस समय तो आपके 45 विज्ञान केंद्र थे, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया राइट आंसर 4। वर्तमान में ध्यान रहे राजस्थान में कुल 47 विज्ञान केंद्र हैं। ये प्रश्न आपको अपडेट करना है कि राजस्थान में अब वर्तमान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो ये 47 विज्ञान केंद्र बन चुके हैं। और यदि हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कितने हैं, तो ये ध्यान रहे इस समय 11 हो गए हैं साहब। तो ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर तो हो गए 11 और विज्ञान केंद्र है ना वो आपके हो गए 47। तो ये ध्यान रखना है साहब। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो इसमें आपके 28 राज्य हैं। इसमें भी अपडेट क्या आया है कि जो आपका 28 राज्य, 29वां राज्य तेलंगाना था। इसके बाद ध्यान रखें राज्य एक बार 29 हो गए थे। 29 राज्य होने के बाद 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो जम्मू कश्मीर को विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। तो एक तो आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, एक आपके जम्मू कश्मीर बना दिया। उस समय जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार वापस राज्यों की संख्या हो गई आपके 28। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं। हमको ये बताना है कि अपने यहाँ पर 11 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित है। उनमें से दिए गए ऑप्शन के आधार पर तबीजी एक तो है अजमेर, एक है सेवर भरतपुर। तो इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तबीजी, अजमेर और सेवर भरतपुर। तो आपका जो सेवर भरतपुर है ना, ये जो स्थापित किया गया है सरसों के लिए किया गया है। सरसों की पैदावार पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा होती है, तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना करी है जो आपके सेवर भरतपुर में की है। और इसको स्थापित करते समय ये 20 अक्टूबर 1993, ध्यान रहे मैं कब की बता रहा हूँ, 20 अक्टूबर 1993 में ये सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद मसाला या बीज के लिए जो किया गया है वो आपके तबीजी अजमेर में है और इसकी स्थापना अपन ने की है साहब वर्ष 2000 में। इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल 2000, यानी कि 22 अप्रैल वर्ष 2000 में तबीजी अजमेर में जो आपकी इसकी स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो ये आप ध्यान रखें साहब। संतरा, मसालों और औषधियों पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र, यानी कि 3 सेंटर एक्सीलेंट यहीं पर पूछ लिए हैं। तो संतरा यानी साइट्स के, मसालों के और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हमने पढ़ा है झालावाड़ जिला। झालावाड़ को संतरा उत्पादन की दृष्टि से जाना जाता है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का चौथा आंसर हो गया साहब आपका झालावाड़। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है,
यानी अभी अभी जो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है, यहाँ पर भी सीताफल के उत्कृष्टता केंद्र पर सरकार द्वारा लोकार्पण किया गया है। तो ये याद रहे, अब इस समय आपके 19-20 आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंट बनाए जा चुके हैं। अब ये आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंट होते क्या हैं? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंट होते हैं किसी आपके फसल का, किसी आपकी खेतीबाड़ी या किसी भी प्रोडक्ट के या उत्पाद का इस प्रकार से प्रोडक्शन करना, इस प्रकार से उत्पादन करना कि उसमें क्वालिटी बढ़ जाए, तो वो उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उसको विकसित किया गया है। तो सीताफल का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। कादरी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थापित है? इसको कहते हैं कादरी, केंद्रीय यानी सेंटर एरिड, और जो आपका रिसर्च सेंटर इसमें ये आपका कादरी संस्थान होता है। इसकी स्थापना की गई अपन ने जोधपुर में। तो जोधपुर में कादरी संस्थान की स्थापना की गई है। अब कादरी से लेकर के कई बार परीक्षा में और भी सवाल पूछ ले जाते हैं, तो याद रहे कादरी का जब भी सवाल आता है तो एक तो ये याद रहे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, 1959 में कादरी संस्थान की स्थापना जोधपुर में हुई थी साहब। कादरी और आफरी एक संस्थान है, यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ही है, उसकी स्थापना 1987 में हुई। तो ये दो आपके, एक तो क्या नाम है कादरी और एक का नाम है ये आफरी, इन दोनों के जो अनुसंधान संस्थान है इसका भी आपके जोधपुर में, इसका भी आपके जोधपुर में। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे जोधपुर, लेकिन याद रखें कादरी संस्थान की स्थापना 1959 में हुई और इसकी स्थापना हुई 1987 में। इस प्रकार एक तो ये ध्यान रखो साहब। दूसरा क्या है कि इसी प्रश्न को और आगे भी कई तरीके से पूछता है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके 5 उपकेंद्र हैं, यानी कि जो आपकी कादरी है ना, इस कादरी के 5 उपकेंद्र हैं। तो जो वो 5 उपकेंद्र हैं ना, वो कई बार पूछे जाते हैं, जिनमें 3 तो राजस्थान में ही है, एक हो गया आपका बीकानेर, एक हो गया आपका जैसलमेर, तो जैसलमेर, बीकानेर और एक हो गया पाली। ये 3 तो आपके थार के मरुस्थल में राजस्थान में ही है। इसके बाद एक आपका गुजरात में है जिसका नाम है कच्छ, तो गुजरात वाला आपको याद रखना है, सॉरी कच्छ नहीं भुज, तो एक आपका भुज हो गया जो आपके गुजरात में है और एक आपके लद्दाख में है। इस प्रकार इसके 5 उपकेंद्र भी हैं। कादरी के उपकेंद्र कितने हैं साहब? कादरी के उपकेंद्र है आपके 5 उपकेंद्रों में बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली हो गया। इसके बाद एक जो होता है आपका भुज होता है और एक उपका है आपका लद्दाख। भुज गुजरात में है, लद्दाख जम्मू कश्मीर से ऊपर एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपके ध्यान रखें। राजस्थान में जिस स्थान पर सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया गया है, अभी सीताफल के बारे में बता रहा था, ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जिला है जहाँ पर सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। इस प्रकार मैंने आज की क्लास में ज़्यादातर 2 टॉपिकों पर विशेष चर्चा की। एक तो टॉपिक इसमें मैंने समझाया था झीलें, कि जो परीक्षा में पिछले साल आए हुए जो क्वेश्चनों के आधार पर सबसे ज़्यादा ये प्रश्न जो रिपीट हुए हैं, ये आपके मैंने रीट के एग्ज़ाम के प्रश्न लिए गए। तो रीट के एग्ज़ाम में जो पिछले जो पेपर हुए उनमें से ज़्यादातर अलग अलग चरणों के हिसाब से जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देखा, तो उसमें ये उत्कृष्टता केंद्र और आपकी झीलों के बारे में जो क्वेश्चन थे उनके बारे में आज मैंने चर्चा की। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और अति 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनके संभावना ये रहती है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये बार बार आते हैं और परीक्षाओं में बार बार आने का जो पैटर्न है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको सरल, सारगर्भित और इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप सभी पढ़ाई करते रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइबर करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।